अभी तक सो रहा है क्या? अभी तो अंधेरा है भैया। मुझे मत सिखा। जा पहले पहले कुएं से कुएं दो से घड़े 2 घड़े पानी पानी भरकर ला। भर कर ला। भैया रात से शरीर टूट रहा है। लगता है बुखार है। बुखार है तो क्या हुआ? काम तो करना ही पड़ेगा ना। सुनो जी, इसे कह देना जंगल से लकड़ियाँ भी लेकर आए। घर का चूल्हा खाली पड़ा है। सुना सुना ना? ना? और लौटते वक्त लकड़ियाँ भी लेते लाना। और उसके बाद खेत में आ जाना। बहुत काम पड़ा है। जी भैया। हरिया कोई और नहीं बल्कि रामू का सगा छोटा भाई था। चुपचाप उठ गया और घड़ा उठाकर कुएं की ओर चल पड़ा। माँ बाप की मौत के बाद हरिया यही सोचकर अपने बड़े भाई के साथ रहने लगा था कि भाई उसे बेटे की तरह प्यार देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू और उसकी पत्नी शांति हरिया को भाई नहीं बल्कि नौकर समझते थे। दिन भर उससे काम करवाते और बदले में उसे केवल ताने, अपमान और सूखी रोटियां मिलती। हरिया 2 घड़े पानी लाने के बाद फिर जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा और लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वो घर लौटा। लेकिन आराम करने का मौका अभी भी नहीं मिला था। अरे वहाँ क्या खड़ा है? पहले गायों को चारा डाल। बेचारा हरिया फिर काम में लग गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हरिया के काम खत्म नहीं हुए। कभी खेत में हल चलाना, कभी पशुओं को नहलाना, कभी गोदाम साफ करना। पूरा दिन भागते दौड़ते निकल गया। गांव के कई लोग ये सब देखते थे। उन्हें हरिया पर दया भी आती थी। लेकिन रामू के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। शाम ढलने लगी। हरिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने सुबह से एक दाना तक नहीं खाया था। भूख के कारण उसका पेट दर्द कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद आज उसे भरपेट खाना मिल जाए। यही उम्मीद लेकर वो घर पहुंचा। रामू और शांति के लिए गरम सब्जी, दाल और घी लगी रोटियां बन रही थी। उसे लगा कि शायद आज उसके लिए भी कुछ अच्छा बना होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। ले अपना खाना। भाभी बस यही। हाँ क्यों? तुझे मिठाई चाहिए क्या? नहीं भाभी, मैं तो बस लगता है महाराजा को शाही दावत चाहिए। भैया मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। खेत का सारा काम भी मैंने ही किया। तो क्या एहसान कर दिया? नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। ज्यादा जुबान मत चला। जो दिया है चुपचाप खा ले। जी भैया। हरिया चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि बोलने का मतलब और अपमान सहना है। अगली सुबह फिर वही हुआ जो हर रोज होता था। घर के आंगन से रामू की तेज आवाज गूंज रही थी। कहाँ मर गया था? पहले पशुओं को चारा डाल फिर खेत में आ जाना। और सुन, घर लौटते समय बाजार से सामान भी ले आना। हरिया बिना कुछ बोले काम में लग गया। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर से शाम होने लगी। लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन बीतते गए। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, फिर एक महीना। लेकिन हरिया की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। आजी, सुनते हो? हाँ बोलो। तब तक इस हरिया को घर में रखोगे? क्यों? काम तो अच्छा करता है। काम करता है तो क्या हुआ? मुझे इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं। सुबह उठो तो सामने यही, शाम को आओ तो यही। मेरा मन करता है इसे हमेशा के लिए घर से निकाल दो। हाँ, एक बार घर से चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। हरिया उसी समय घर के बाहर बैठा था। उन दोनों की सारी बातें उसके कानों में पड़ रही थी। उसका दिल टूट गया। जिस घर को वो अपना समझता था, वहाँ लोग उसे बोझ समझते थे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। क्या मैं सच में इस घर पर बोझ हूँ? क्या भाभी सही कहती है? क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? अगले दिन रामू ने फिर उसे जंगल से लकड़ियाँ लाने भेज दिया। दोपहर का समय था। जंगल बिल्कुल शांत था। हरिया लकड़ियाँ काट रहा था। लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ हरिया जंगल के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ गया। वहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लिए थे। हरिया थक चुका था। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसे दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। हरिया चौंक कर खड़ा हो गया।
उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। जिस घर में तेरा सामान नहीं, जिस घर में तेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं, जहाँ तेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं, उस घर को छोड़ दे। अपनी राह तेरी मंजिल कहीं और है। हरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद जंगल फिर पहले जैसा शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हरिया लंबे समय तक वही खड़ा रहा। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये उसका भ्रम था? क्या किसी ने उससे मजाक किया? लेकिन एक बात उसके मन में बार गूंज रही थी। क्या सच में मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन जाऊंगा कहाँ? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? हरिया ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और धीरे-धीरे घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, शांति का गुस्से से भरा चेहरा सामने आ गया। इतनी देर कहाँ लगा दी? भाभी, जंगल थोड़ा दूर चला गया था। बहाने मत बना। काम चोर कहीं का। भैया, मैं सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ। काम करता है तो क्या एहसान करता है? भाभी, मैं तो सुबह से रात तक काम करता हूँ। बहुत सिर चढ़ गया है इसे। सुन ले हरिया, तू इस घर पर बोझ है। खाता यहाँ का है और बदले में कुछ नहीं करता। अगर रहना है तो चुपचाप रहे, नहीं तो जहाँ जाना है चला जा। भैया, क्या सच में मैं इस घर पर बोझ हूँ? जुबान लड़ाता है। अगर मुझे पूछो तो इसे अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। ये सुनकर हरिया का दिल टूट गया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सचमुच इस घर में अनजान है। ठीक है भैया, आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। रामू और शांति को लगा कि हरिया डर गया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि हरिया अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। उस रात जब पूरा घर सो गया, हरिया चुपचाप उठा। उसने अपनी पुरानी झोला उठाई और बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थी। हरिया आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखने लगा। वही घर जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वही घर जहां उसे कभी प्यार नहीं मिला। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। हरिया चलता रहा। रात बीत गई, सुबह हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसके पास न पैसा था, न कोई रिश्तेदार। फिर भी वो चलता रहा। कुछ घंटों बाद वो एक दूसरे गांव में पहुंच गया। ये गांव उसके गांव से कहीं बड़ा था। यहाँ बड़े बड़े मकान थे, हरे भरे खेत थे। इसी गांव के किनारे एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के सामने 10 से भी ज्यादा गायें बंधी हुई थी। दूर दूर तक फैले खेत दिखाई दे रहे थे। ये हवेली गांव के सबसे बड़े धन सेठ की थी। उनका नाम था गोविंद सेठ। गोविंद सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों बीघा जमीन, ढेर सारे पशु, अनाज से भरे गोदाम। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। खासकर कोई बेटा नहीं था जो उनके बाद सब संभाल सके। उसी समय उनकी नजर थके हुए हरिया पर पड़ी। बेटा, कौन हो तुम? मेरा नाम हरिया है सेठ जी। कहाँ से आए हो? पास के गांव से। क्या काम करते हो? जो काम दे दे वही कर लेता हूँ। खेत का काम, पशुओं की देखभाल, घर का काम। अगर मैं तुम्हें काम दूं तो करोगे? जी सेठ जी। मेरे पास 10 गायें हैं, बहुत सारे खेत हैं, सबकी देखभाल करनी होगी। मेहनत का काम है। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता सेठ जी। ठीक है, मैं तुम्हें 3000 रुपए महीने दूंगा। रहने और खाने की व्यवस्था भी यही होगी। मंजूर है? हरिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, जिसे अपने घर में 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती थी। आज उसे सम्मान के साथ काम और रहने की जगह मिल रही थी। हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। फिर क्या था, हरिया खुशी पूर्वक काम में लग गए। गोविंद सेठ की हवेली में आए हुए हरिया को कई महीने बीत चुके थे। इन महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। यहाँ कोई उसे डांटता नहीं था, कोई उसे अपमानित नहीं करता था। हरिया भी पूरे मन से अपना काम करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गायों को चारा खिलाता, उनके बाड़ी की सफाई करता, गोबर उठाता,
गायों को नहलाता, फिर खेतों से हरा चारा काट कर लाता, शाम को फिर पशुओं की देखभाल करता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। हरिया भाई, तुम इतना काम करके भी कभी थकते नहीं हो क्या? काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई। हरिया की यही बात गोविंद सेठ को सबसे ज्यादा पसंद थी। वे दूर खड़े होकर अक्सर उसे काम करते हुए देखते रहते। जितना वे हरिया को देखते, उतना ही उसका सम्मान उनके मन में बढ़ता जाता। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल था, क्या हरिया सचमुच उतना ही ईमानदार है जितना दिखाई देता है, या फिर बाकी लोगों की तरह मौका मिलने पर बदल जाएगा? उन्होंने फैसला किया कि पहले हरिया की परीक्षा ली जाए। एक रात जब सभी लोग सो चुके थे, गोविंद सेठ अपने कमरे से एक बड़ा बैग लेकर निकले। उस बैग में काफी पैसे रखे हुए थे। उन्होंने चुपचाप जाकर वो बैग हरिया के कमरे में रख दिया। बैग ऐसी जगह रखा गया था जहां सुबह उठते ही हरिया की नजर उस पर पड़ जाए। फिर सेठ अपने कमरे में लौट आए। कल ही पता चल जाएगा कि हरिया कैसा इंसान है। अगली सुबह हरिया रोज की तरह जल्दी उठ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नजर उस बैग पर पड़ी। अरे ये बैग यहाँ कैसे आया? उसने बैग खोला, अंदर बहुत सारे रुपए थे। इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। ये मेरा नहीं है, जरूर किसी का खो गया होगा। कुछ देर के लिए वो हैरान रह गया। हरिया बिना एक रुपया निकाले सीधे गोविंद सेठ के कमरे में पहुंचा। सेठ जी, ये बैग मेरे कमरे में मिला है। शायद किसी का गिर गया होगा। अच्छा, तुमने देखा इसमें क्या है? जी, पैसे हैं। और तुम्हारा मन नहीं किया कि कुछ पैसे अपने पास रख लो? सेठ जी, जो चीज मेरी नहीं है, उस पर मेरा हक भी नहीं है। ये सुनकर गोविंद सेठ की आंखें भर आईं। उन्हें वही जवाब मिला था जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। हरिया बेटा, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। सच कहूँ तो ये बैग मैंने ही रखा था। मैं तुम्हारी ईमानदारी परखना चाहता था और तुम उस परीक्षा में सफल हो गए। हरिया स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी उस पर इतना भरोसा करते हैं। सेठ जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। आज से मेरी सारी खेती, पशुओं का हिसाब किताब और कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन सेठ जी, मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ। नहीं बेटा, साधारण मजदूर नहीं, तुम ईमानदार इंसान हो और ईमानदार इंसान सबसे बड़ा धन होता है। उस दिन के बाद हरिया की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। अब वो पहले की तरह गोबर नहीं उठाता था, न ही खुद खेतों से चारा काट कर लाता था। उसका काम अब सब कुछ संभालना था। मजदूरों को काम बांटना, खेतों की देख-रेख करना, पशुओं का हिसाब रखना, अनाज की बिक्री का रिकॉर्ड देखना और पूरे फार्म का प्रबंधन करना। यानी अब हरिया एक मैनेजर की तरह काम करने लगा था। हरिया बाबू, आज कौन सा खेत जोतना है? पूर्व वाले खेत में काम शुरू करो और गायों के लिए हरा चारा भी कटवा लेना। धीरे धीरे पूरा काम पहले से बेहतर चलने लगा। गोविंद सेठ भी बहुत खुश रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया है। हरिया बेटा, आज खेतों का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा सेठ जी। इस बार फसल पहले से ज्यादा अच्छी होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे आपका आशीर्वाद मिला है सेठ जी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक रात गोविंद सेठ को अचानक तेज बुखार आ गया। शुरुआत में सबको लगा कि सामान्य बुखार है, लेकिन अगले दिन उनकी हालत और बिगड़ गई। उन्हें उठने बैठने में भी परेशानी होने लगी। सेठ जी को पूरी तरह आराम की जरूरत है। इनका खास ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर हरिया चिंतित हो गया। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वो हर समय सेठ जी के पास रहेगा। दिन हो या रात, हरिया उनकी सेवा में लगा रहता। सेठ जी, दवा का समय हो गया है। बेटा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। पहले आप ठीक हो जाइए। मेरे आराम की चिंता मत कीजिए। कई रातों तक हरिया ठीक से सोया भी नहीं। कभी वो पानी लाता, कभी दवा देता, कभी डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ता, कभी पूरी रात उनके सिरहाने बैठा रहता। एक आधी रात के समय गोविंद सेठ की आंख खुली। उन्होंने देखा कि हरिया कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया है। ये देखकर गोविंद सेठ की आंखें नम हो गईं।
हे भगवान, अगर मेरा अपना बेटा होता तो शायद वो भी इतना ख्याल न रखता। हरिया बेटा। जी सेठ जी। दिन बीतते गए। हरिया की सेवा और डॉक्टर की दवाइयों का असर होने लगा। धीरे धीरे गोविंद सेठ की तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही सप्ताह बाद वे लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। पूरी हवेली में खुशी का माहौल था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश गोविंद सेठ थे, क्योंकि बीमारी के दौरान उन्हें एक बात हरिया उनके लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वो उनके लिए बेटे से बढ़कर था। कुछ दिनों बाद गोविंद सेठ शहर के वकील, गांव वाले और सभी प्रमुख मुनीर को अपनी हवेली बुलाए। फिर कई घंटे तक जरूरी कागजात तैयार किए गए। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। गोविंद सेठ खड़े हुए। आप सब जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे एक ऐसा इंसान दिया है जिसने हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया, जिसने कभी लालच नहीं किया, जिसने मुझे अपने पिता जैसा सम्मान दिया। इसलिए आज से मेरी आधी संपत्ति, आधी जमीन और आधा कारोबार हरिया के नाम किया जाता है। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो मेरी दिल की आवाज है। ये सुनते ही पूरे लोग सन्न रह गया। कुछ लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हरिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, जिसे कभी अपने घर में 2 सूखी रोटियों के लिए तरसना पड़ता था। आज वही इंसान एक बड़े धन सेठ की आधी संपत्ति का मालिक बन चुका था। आधी संपत्ति मिलने के बाद भी हरिया बिल्कुल नहीं बदला। न उसके व्यवहार में घमंड आया, न उसकी बोली बदली। एक दिन शाम को हरिया हवेली के आंगन में बैठा हुआ था। अचानक उसे अपना पुराना गांव याद आने लगा, जहां उसने अपमान सहते हुए कई साल बिताए थे। कुछ देर सोचने के बाद वो गोविंद सेठ के पास गया। सेठ जी, एक बात कहनी थी। हाँ बेटा, बोलो। मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। गोविंद सेठ कुछ पल चुप रहे। उन्हें हरिया से बहुत लगाव हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जल्दी लौटाऊंगा सेठ जी। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगले दिन हरिया अपने गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन इस बार वो वही गरीब हरिया नहीं था। कुछ घंटों बाद उसकी चमचमाती गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई। गांव वालों की नजर जैसे ही गाड़ी पर पड़ी, लोग हैरान रह गए। अरे, ये इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। गाड़ी गांव के बीचों बीच जाकर रुकी और फिर गाड़ी का दरवाजा खुला। अरे, ये तो हरिया है। क्या? वही हरिया? धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग सड़क के किनारे खड़े होकर देखने लगे, तो सबकी आंखें फटी रह गई। पूरा गांव हैरान था। जिस हरिया को कभी लोग फटे कपड़ों में देखते थे, आज वही शानदार कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। कुछ दिनों बाद हरिया ने गांव में एक बड़ी जमीन खरीदी। वहाँ उसने 2 मंजिला नहीं बल्कि 3 मंजिला शानदार भवन बनवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शानदार घर बना डाला। पूरा गांव उसी की चर्चा करने लगा। उधर रामू और शांति भी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। वे बार-बार सोच रहे थे, क्या ये वही हरिया है जिसे उन्होंने कभी घर से निकाल दिया था? एक दिन आखिरकार रामू और शांति हरिया के सामने आ ही गए। इतना पैसा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये सब कैसे? हरिया, ये सब तुम्हारा है? हरिया कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। सूखी रोटियां, अपमान, ताने और वो रात जब वो घर छोड़कर चला गया था। याद है भाभी, एक समय था जब मुझे 2 सूखी रोटियों के लिए तरसाया जाता था। और हाँ, याद है भैया, जब आपने कहा था कि जहाँ जाना है चला जा। आप लोगों ने मुझे घर से निकाला था। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद? हाँ, अगर उस दिन मैं घर से नहीं निकलता तो शायद आज भी वही रह जाता। शायद मुझे अपनी पहचान कभी नहीं मिलती। मुझे माफ कर दो हरिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हरिया, माफ कर दो। मैंने आप दोनों को बहुत पहले माफ कर दिया था। आज मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। कभी भी किसी गरीब या कमजोर इंसान का अपमान मत करना, क्योंकि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती। उसकी कीमत उसके
कर्म और ईमानदारी से होती है। ये सुनकर रामू और शांति की नजरें झुक गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन हरिया ने साबित कर दिया कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था। दोपहर के वक्त गांव की गलियां सूनी हो जाती थी। गांव के बड़े बरगद के पेड़ों के नीचे बड़े और बुजुर्गों की टोलियां बैठी रहती थी और बच्चे सुबह सुबह ही पास के तालाब और नहरों में डुबकी लगाने पहुंच जाते थे। उसी गांव के चौराहे पर साहिल खान का मटन चावल ढाबा था। साहिल का ढाबा इलाके में मशहूर था, पर मटन से ज्यादा उसकी चर्चा वहाँ लगी एसी की वजह से थी। उस तपती दोपहर में जब लोग पसीने से तरबतर होते तो साहिल के ढाबे की ठंडी हवा उन्हें स्वर्ग जैसा एहसास कराती थी। लोग मटन खाने तो आते ही थे, पर असल मकसद उस ठंडी हवा में कुछ पल सुकून के बिताना होता था। साहिल सेठ अपने ढाबे पर एसी लगाया है। मैंने सुना बड़ी ठंडी हवा आती है। हाँ भाई मैं भी सुना। चलो भाई चलते हैं, फिर वहाँ पे मटन चावल खाते हैं। ऐसे ही लोग उसके पास एसी के कारण मटन चावल खाने जाते थे। शुभम उसी ढाबे में मुख्य रसोइया था। मटन का असली स्वाद शुभम के हाथों में था, लेकिन सारा नाम और पैसा साहिल बटोरता था। गर्मी के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। एक ग्राहक ने खाने की तारीफ की और कहा, मटन तो लाजवाब है, बस थोड़ा एसी तेज करवा दो। शुभम को मटन बनाने का जन्म जात हुनर था। शुभम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए मटन बनाने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता था। अरे वो शुभम, बहरा हो गया क्या तू? आज फिर देर से आया है। तुझे पता है ना, मेरी दुकान पर सुबह सुबह ही लोग मटन खाने आ जाते हैं। अगर कल से तू 1 मिनट भी देर करेगा तो मैं तेरी आधी पगार काट लूंगा। माफ कर दीजिए मालिक, कल से देरी नहीं होगी। भट्टी के पास खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाहर एसी की हवा खा लूं। एक तो देर से आया और ऊपर से बड़ा आया एसी की हवा खाने वाला। ये पता है ना लोग कितने देर से इंतजार कर रहे हैं और तेरे खाने के दीवाने हैं। जल्दी से काम कर। शुभम गर्मी को भूलकर तेजी से मटन चावल बनाने लगता है। उसकी मटन की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। वो लगातार मटन बनाता रहा और शाम होते ही शुभम अपने घर आ जाता है। घर में उसकी हरिया नाम की पत्नी और भीवा और बादल नाम की बेटी और बेटा थे। अपने पिता को देखकर उसका बेटा बादल खुश होकर कहता है, पिताजी बहुत गर्मी लगती है। आपने कहा था ना हमारे लिए पंखा लेकर आओगे। नहीं भैया, मैं काजल के घर गई थी। उसके घर में कूलर है। पापा आप कूलर लेकर आना। शुभम का गला भर आया। वो अपने बच्चों की ओर देखते हैं। अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। हाँ मेरी बिटिया रानी, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल सेठ से पैसे लेकर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारे लिए नई पंखा लेकर आऊंगा। तब तक मटके का पानी पीते रहना। क्या बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सेठ जीजा, कल पैसे लेकर एक पंखा लेते आना। बहुत गर्मी होती है। क्या करूं? सेठ तो मेरी बातें सुनता ही नहीं। आज देर से गया था तो कह रहा था अगर अगली बार देरी हुई तो मेरी बची खुची पगार भी काट लेगा। तुम्हें तो पता है उसके होटल के मटन चावल के बिना गांव वालों को सुबह नहीं होती। फिर भी ठीक है, मैं उनसे कल पैसे मांगूंगा और कूलर ना सही एक पंखा तो लेकर ही आऊंगा। अगले दिन सुबह ही काम करने चला जाता है। रोज की तरह वहाँ पर मटन बनाने लगता है। लगता है कल की मेरी गाड़ी काम आ गई। आज तो तू जल्दी आ गया काम करने। बढ़िया, चल काम कर। ग्राहक आ रहे हैं। बिना काम करे तो मेरा घर नहीं चलेगा सेठ जी। इसी से तो मेरा 2 वक्त की रोटी मिलती है। उसके बाद ग्राहक आ जाते हैं। अरे सेठ जी, आपके होटल की तो एसी बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा देती है। हाँ सेठ जी, हम तो खाना नहीं ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं। यहाँ बैठने से तो लगता है स्वर्ग में आ गए। देखो भाई लोग, तुमको फ्री में यहाँ बैठने के लिए मैंने एसी नहीं लगाया है। अगर तुम लोगों को एसी में बैठना है तो एक प्लेट मटन चावल ऑर्डर करना ही पड़ेगा।
सेठ ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बातें करता था और जो भी उनके यहाँ फ्री में बैठा था उनको निकाल देता था। जो खाना ऑर्डर करेगा वही एसी वाले ढाबा में बैठ पाएगा। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और शाम को शुभम फिर से अपना मजदूरी मांगता है। सेठ जी, आज के दिन की पगार और मेरी पिछली बकाया पगार अगर आप दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। घर में राशन और बच्चों को बहुत गर्मी हो रही है, उनके लिए छोटा सा पंखा भी लेना था। हाँ, पगार में जानता हूँ, पर आज नहीं। आज तो मुझे बाहर से सामान लाना है, इसलिए पैसे मेरे पास कम है। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वैसे भी तुम इतने कंगाल नहीं हो कि एक दिन खाना ना खा सको। समझिए मेरी मजबूरी को सेठ जी। कल नहीं, आज पैसे चाहिए। मेरे घर में पसीने से मेरी बेटी और बेटा सो रहे हैं। गरीब आदमी भी कब से घर में पंखा कूलर लगाने लगा भाई? तुझे बहाना बनाना खूब आता है। जा झूठा मत बन। इतनी भी गर्मी नहीं है कि अगले दिन ही मर जाओ। कला कर जाना पैसे। सेठ ऐसे ही शुभम से बहुत ही बदतमीजी से बातें करता है। उसको तो बुरा लगता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है और उदास मन से वो अपने घर चला जाता है। पापा आप आ गए। और पंखा कहाँ है? माफ करना बेटा, मैं कल पक्का ले आऊंगा। सेठ जी को काम था तो वो बाहर चले गए थे। आज के दिन तो जैसे तैसे अपने बच्चों को समझा देता है, पर उसे भी बहुत दुख था, पर वो अपने दुख के आंसू को पी लेता है। मैं कैसा बाप हूँ, अपने बीवी बच्चों को एक पंखा तक नहीं दिला सकता। कुछ न कुछ करके सेठ से पैसे जरूर लेकर आऊंगा। अगले ही दिन सूरज उग चुका था और बहुत तेज गर्मी भी हो रही थी। ऐसी गर्मी में जाकर ढाबे पर मटन चावल बनने लगता है। उसने फैसला कर लिया कि अब उसे शेफ के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, उसे कुछ और करना होगा। शुभन, ये क्या? तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? इतना धीरे क्यों चल रहा है? कल का गुस्सा अभी भी है क्या? जल्दी हाथ चला। जी मालिक, बना रहा हूँ। आज का मटन कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा, आप देख लेना। धीरे धीरे उसके मटन की खुशबू से गांव के लोग भी आने लगते हैं। आओ भाई आओ, मेरे यहाँ का एसी मटन खाओ। एसी पर बैठकर खाकर देखो, लगेगा आपको शिमला में बैठे हैं। अरे सेठ जी, इसीलिए तो आज मेरे पोते के साथ आया हूँ। बहुत दिनों से कह रहा था आपकी एसी वाले ढाबे में खाना खाने के लिए। हाँ आओ, और ठंडी एसी के मजे लेते हुए मटन का भी मजा लो। ऐसे ही वो लोग भी एसी के मजे लेते हुए मटन चावल खाने लगते हैं। सही कह रहा था बेटा, आज तो बहुत ही मजा आ रहा है। लग रहा है कहीं बर्फ वाली जगह पर आ गए हैं। लोगों की बातें सुनकर सेठ और खुश हो जाता है। पर सेठ को क्या पता था, उसका ढाबा इसलिए चल रहा था क्योंकि उसके ढाबे पर शुभम के हाथ के टेस्टी मटन जो मिल रहे थे। ऐसे ही आज भी काम करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। शुभम बड़ी हिम्मत जुटा और सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मेरा आज का और पिछला हिसाब अगर आप पूरा कर दें, मेरे बच्चों का गर्मी हाल बेहाल है। और आज तो सेठ जी हमारा राशन भी खत्म हो गया ना। तेरी औकात है इसमें मेरे आगे बोलने की? सही से तो काम नहीं करता, समय से आता है। पूरा दिन काम चोरी करता है। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। ये 500 रुपए रख और घर जा। सेठ जी आपने कल कहा था मेरा बाकी बकाया आप दे दोगे। 500? इतने पैसों में क्या करूंगा? प्लीज कम से कम 2000 तो दे दीजिए। ये लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जा, तुझे लगता है तू मेहनत करता है। जिस हिसाब से तेरा मुंह चलता है उस हिसाब से काम भी करता। निकल मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। कल से कोई जरूरत नहीं तुझे यहाँ आने की। सेठ साहिल खान 1000 रुपए देकर शुभम को अपने ढाबे से निकाल देता है। शुभम आंखों में अपमान का आंसू लिए वो 500 रुपए का नोट उठा लेता है। वो भगवान का धन्यवाद करता है कि कुछ तो मिला। वो जानता था कि सेठ से लड़कर कोई फायदा नहीं। शुभम 500 रुपए लेकर बाजार पहुंचता है। उसकी पहली प्राथमिकता थी खाना और घर के लिए पंखा। वहाँ सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाता है। भैया, ये आलू कैसे दिया? और टमाटर का क्या भाव है? भैया टमाटर तो 10 रुपए किलो है। गर्मी के कारण टमाटर बहुत सस्ता है, पर आलू आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है भैया, 50 के आलू और टमाटर दे दो। शुभम आलू और टमाटर 50 रुपए के लेकर बाजार की तरफ पंखा खरीदने के लिए जाता है। जहाँ पर बाजार में सभी प्रकार के सामान थे। एक जगह पर पंखा और कूलर का दुकान देखकर उसके पास जाता है।
यहाँ पर इतनी महंगे महंगे सामान दिख रही है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पंखा ले सकूं। अरे शुभम भाई कैसा है? भाई मैं तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? अरे भाई भूल गया क्या? हम बचपन में साथ में पढ़ा करते थे। मिथिलेश। मिथिलेश नाम लेते ही शुभम उसकी पहचान जाता है। अरे हाँ भाई, याद आया। तू तो काफी बड़ा हो गया, बदल गया है। दुकान तेरी है क्या भाई? हाँ भाई मेरी दुकान है। तुझे कुछ लेना है क्या? जो मन करे तो ले सकता है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरी बेटी ने कहा है पंखा ले आना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ पंखा खरीद सकूं। कर देना भाई, छोटी मुंह और बड़ी बात। मैं तेरा दोस्त हूँ यार। तुझे जो पंखा लेना है ले। मैं तुझसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। तेरे पास पैसे आ जाए तो दे देना। अपने दोस्त की बात सुनकर शुभम बहुत ही खुश हो जाता है। वो ज्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज का पंखा खरीद लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसके हाथ में सब्जियों और पंखा को देखकर उसके बेटे और बेटियां खुश हो जाते हैं। मेरे पिताजी आप बहुत अच्छे हो। हम लोगों को भी गर्मी लगेगी। अच्छे घर में पंखा देखकर खुश हो जाते हैं। आप पंखा तो ले आए, लेकिन आप उदास क्यों हो? सेठ ने तो बस 500 देकर मुझे निकाल दिया। अब आज का राशन आ गया। अब आगे क्या करेंगे? बाकी दोस्त मिला था, उसी ने मुझे पंख दिया। आप इतना मेहनत करते हो, फिर भी सेठ तुमको पैसे नहीं देता है और ऊपर से काम से भी निकाल दिया। मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ, अभी वहाँ पर खाना बनाती हूँ जिस वजह से उसका ढाबा चलता है। आप भी छोटा सा मटन चावल का ढाबा क्यों नहीं खोल देते? बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन इतने बर्तन और बाकी सामान अपने पास है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो उसके पास एसी लगा हुआ है, जिस कारण गांव वाले उसके पास खाने जाते हैं। उसे मटन ले आओ। कल मटन चावल का हम भी दुकान लगाएंगे। आगे ऊपर वाला देख लगा। अपनी पत्नी के कहने पर उसने अगले दिन ही किराए पर लेकर एक छोटा सा ढाबा जैसा लगा लिया। शुभम ने अपना फेमस मटन और चावल बनाया। आओ भाई आओ, शुभम के हाथ का फेमस मटन और चावल खाओ। मेरे हाथ का स्वाद जो कहीं नहीं मिलेगा। शुभम ने ढाबा खोला है, ये देखकर गांव के कुछ लोग खाने भी आ जाते हैं। अरे यार शुभम, तूने सेट के वहाँ काम करना छोड़ दिया। अरे तू खुद का ढाबा लगा लिया। सेठ ने तो मुझे निकाल दिया भाई। अब घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना भाई, मटन चावल खिला। शुभम खुश होकर उनको मटन चावल दे दिया। लोग मटन चावल तो खा रहे थे। मटन चावल स्वादिष्ट ही था, लेकिन सेठ के जैसा इन लोगों के ढाबे पर एसी नहीं था। देख भाई, तेरे यहाँ का मटन चावल तो वाकई में ही बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इस गर्मी में तेरे यहाँ हम लोग तपते हुए मटन चावल नहीं खा सकते। हाँ भाई, जितना खाया नहीं उतना तो पसीना से निकल गया भाई। हाँ भाई ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ कुछ करो, वरना तुम्हारा ढाबा नहीं चलने वाला। वो लोग जानते थे कि बिना एसी के उनके पास कोई भी खाना नहीं आएगा। वो लोग क्या ही कर सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फिर शुभम के ढाबे पर खाना आना बंद कर देता है। अब तो लोग सेठ के ढाबे पर जाकर ही खाना खाते। हाँ भले ही उनके यहाँ खाना तो इतना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन लोग एसी की हवा खाने जाते थे। क्या करे भाग्यवान, अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना नहीं आ रहा। लोगों को तो एसी ढाबे में खाने का आदत हो गया। वैसे भी गर्मी के महीने में कौन सी भला हमारे छोटे से ढाबे में आकर खाना खाएगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एसी ले सकें। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अब तो आगे के लिए सामान भी लाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। भाग्यवान, अब तो हमें ढाबा बंद करना पड़ेगा। देखो कोई भी गांव वाला हमारे मटन चावल खाने ही नहीं आ रहा, और आएगा भी क्यों इतनी गर्मी जो है। आज हम ढाबा लगाकर देखते हैं। अगर आज कमाई नहीं होती है तो कल से हम नहीं लगाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ सेठ के ढाबे पर लोग आकर बड़े मजे से एसी में बैठकर मटन चावल खाने का मजा ले रहे थे।
क्या बात है शुभम, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया। बड़ा आया मेरी बराबरी करने वाला। एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा। और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं दो एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। शुभम और हरिप्रिया ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। चलो भाग्यवान, शाम भी हो गई और कोई भी नहीं आया। ढाबा बंद करके जाते हैं। दोनों अपना ढाबा बंद करने वाले थे कि देखते हैं कि सामने वाले ढाबे पर कोई शहरी आदमी सेठ से मदद मांग रहा था। भैया मेरी मदद करो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। पास ही हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें आज रात रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रख लूं। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। और छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढाबे का शटर गिरा दे। मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। उसे शहरी आदमी की बात सेठ एक भी नहीं सुनता है और अपना ढाबा बंद करके वहाँ से चला जाता है। और ये सब उसकी पत्नी और शुभम देख रहे थे। वो देखो भाग्यवान, लगता है उनको मदद की जरूरत है और मुझे नहीं लगता सेठ उन लोगों की मदद करने वाला है। उसके बाद शुभम और उसकी पत्नी उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हो और आप तो इस गांव के बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। हाँ भैया, वो क्या है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हमें आज रात रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। भैया जी आप चिंता मत करो, आप दोनों हमारे ढाबे आ जाओ। उसके बाद शुभम और उसकी पत्नी उन शहरी लोगों को अपने ढाबे पर ले आते हैं और उन लोगों को खाने के लिए थोड़ा देते हैं। साहब, आप ये मटन और चावल खा लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप यहाँ आज रुक सकते हो। उसके बाद वो दोनों वहाँ का मटन चावल खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे यहाँ का मटन चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। नहीं साहब, आज हमारा आखिरी दिन था। अब से हम अपना ढाबा बंद कर देंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस गर्मी में एसी लगा सकें। इस वजह से उस सेठ के पास ही लोग जाकर एसी वाले ढाबे पर खाना खाते हैं। तुम चिंता मत करो भाई, शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तुम इतना अच्छा मटन चावल बनाते हो, तुम इतने अच्छे आदमी हो। भगवान ने किसी कारण से हमें यहाँ पर भेजा होगा। तुमने हमारी मदद की, आगे जाकर हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने निश्चिंत हो जाओ, मैं कल ही आकर तुम्हारी मदद करूँगा। उसे शहर के आदमी का बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। उसके बाद अगले ही दिन शहरी व्यापारी आकर इसके लिए एक अच्छा सा ढाबा खुलवा देता है और उसके ढाबे पर एसी भी लगा देता है। उसके बाद से तो उसका ढाबा बहुत ही अच्छा लग रहा था। साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। लोग मेरे पास भी खाने आएंगे। भाई कैसी बात कर रहे हो, तुमने हमारी मदद की और हमने तुम्हारी। उसके बाद क्या था, गांव के सारे लोग सेठ का ढाबा छोड़ के अब शुभम के ढाबे पर आने लगते हैं और शुभम का ढाबा भी जोरों शोरों से चलने लगता है। अरे शुभम भाई, अब तो तुम भी ऐसे लगा लिए। अब मुझे नहीं लगता कि सेट पर हवा चलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का मटन का जो स्वाद है सेट की ऐसी वाले ढाबे में कहाँ। अब तो सेठ को भी समझ आ गया था कि उसने शुभम को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आज हमारे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नदी के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई, छत पर खपरेल। ये झोपड़ी तो बहुत साधारण थी, पर ये झोपड़ी किसी महल से भी कम नहीं थी। कम से कम अपने मालिक रघुवीर के लिए। रघुवीर कोई 30 साल का जवान आदमी, पर चेहरे पर बीती मुश्किलों की लकीरें जरूर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक बाकी थी, जैसे हार मानने का नाम ही न लिया हो। उसकी पत्नी कमला इस झोपड़ी की जान थी। वो दिन रात मेहनत करके इस टूटे फूटे घर को स्वर्ग बनाए रखती थी।
लेकिन आज शाम जब रघु घर लौटा तो उसके कंधे झुके हुए थे। रघु घर के अंदर गया। जाल सूखा था, न मछली न कीचड़ का निशान। आज भी कुछ नहीं फंसा जाल में। कमला, अब तो सुहागिन भी हमसे रूठ गई है। पहले जाल डालो तो रूपहली मछलियां छलकती थी, अब तो 2-4 झींगे भी नसीब नहीं होते। मैं सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करता हूँ, पर घर लौटता हूँ तो खाली हाथ। चिंता मत करो जी, आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो, हमें सफलता जरूर मिलेगी। भगवान सब देख रहे हैं। नहीं कमला, ऊपर वाले सिर्फ देख रहे हैं, वो कभी हमारी मदद नहीं करते। तुम देख नहीं रही वो गांव में सोहन लाल कैसे चालाकी से और बेईमानी से अपना धंधा कर रहा है। और जब उस दिन उसको